अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट न्यूट्रिशन के लिहाज से। सबसे पहले मैं सिर्फ इसके बेसिक्स बताई हैं और कुछ मेन पॉइंट्स बताए हैं। इसके 3 पार्ट्स ऑलमोस्ट बनेंगे। ऑलमोस्ट 150 के करीब स्लाइड्स बनी हैं, इसलिए मैं इनको हाफ ऑफ करके 3 पार्ट्स में इसको शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और आज फर्स्ट है, सबसे पहले ही मैं बेसिक से स्टार्ट करने लगी थी और मेरे माइंड में आया था कि सबसे पहले हम अगर हमारे पास कोई स्पोर्ट का बंदा आता है, कोई एथलीट आता है, उसको हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो माइंड में मेरी फ़र्स्ट टाइम जो चीज़ गई दैट इज़ कैलोरीज एस्टिमेशन, कि हम उनकी कैलोरीज कैसे एस्टिमेट करेंगे। आया हम उनको वही नॉर्मल यूज़ करेंगे जो हमें रिकमेंडेशन दी जाती हैं, जो हम हर पेशेंट के लिए, हर क्लाइंट के लिए यूज़ करते हैं, या इनके लिए कोई डिफरेंट होंगी। इस चीज़ को देखने के लिहाज से हुआ तो इसमें 2 चीज़ें मुझे मिली है, यहाँ पे मैं दोनों डिस्कस करूँगी इंशाल्लाह। और पहले मैं बेसिक्स बताऊँगी थोड़ा और देन जो सा आई थिंक सो इसके लास्ट पार्ट और 2 पार्ट, क्योंकि स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्स ज़्यादा आएंगे और इनका प्री वर्क और पोस्ट वर्क लेक्चर जो से है वो माइट भी लैदा हो जाए, मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि 3 टॉपिक बन जाएंगे इनके अलग अलग रिकॉर्डिंग्स। तो कैलोरी एस्टिमेशन के लिहाज से देखें तो पहले यही था कि इनका बेसल मेटाबॉलिक रेट जो सा है वो मुझे क्या आता है, उसको आप इक्वेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। दोनों इक्वेशन जो से आपको सेट लगे, 2 का 3 4 हमारे पास इक्वेशन हैं, जिससे भी आपको इजी लगे आप वहाँ से कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर हम सिंपल वे में, बहुत ही सिंपल वे में जाए तो जो रूल ऑफ थंब है वो है 22 कैलोरीज का फॉर एवरी केजी ऑफ अ वूमेन और 24 कैलोरीज पर केजी ऑफ अ मैन बॉडी। बहुत इजी है। मेल के लिए 24 कैलोरीज पर केजी ले रहे हैं और फीमेल के लिए 22 कैलोरीज पर केजी ले रहे हैं, बट ये एक रफ़ एस्टिमेशन है और जिसको हम कह रहे हैं रूल ऑफ थंब है, ये एग्जैक्टली नहीं है, ठीक। और इसके बाद जो था, उसके बाद मेन जो चीज़ आती है इसके अंदर, जो हमने एस्टिमेशन निकाली है BMR की, उसके अंदर हमने फ़िज़िकल एक्टिविटी लेवल को ऐड करना होता है, ठीक है। फ़िज़िकल एक्टिविटी लेवल हमें पता है जी, एक्टिव हैं, बहुत एक्टिव हैं, तो कैसे करेंगे। लेकिन जो स्पोर्ट्स के लिहाज से जो फ़िज़िकल एक्टिविटी लेवल है वो थोड़ा बहुत लिटिल बिट, जिसको कह लें, डिफरेंट आता है। तो हम BMR को फ़िज़िकल एक्टिविटी लेवल जो सा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और उसकी स्लाइड यहाँ पे नेक्स्ट है, या दिस वन। स्पोर्ट्स में हमारे पास जितने भी आते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो कैलोरी एक्सपेंडिचर कितना ज़्यादा हो रहा है पर आवर के लिहाज से। बेशक वो एरोबिक्स चल रहे हैं, एनारोबिक्स आ रहे हैं, स्विमिंग हो रही है, टेनिस है, ठीक है, रनिंग है, उसके अंदर एक्सपेंडिचर, कैलोरीज़ का एक्सपेंडिचर बताया है पर आवर के लिहाज से कितनी कैलोरीज बर्न हो रही है। तो हमें इन चीज़ों को माइंड में रखना होगा जब भी हम कैलोरी का एस्टिमेशन करेंगे कि हमारा जो सा एथलीट है वो कितना वर्कआउट कर रहा है। और उस वर्कआउट के लिहाज से जाहिर सी बात है, एक तो उसकी एक्सरसाइज सेशन आ जाएंगे और एक्सरसाइज सेशन के अलावा उसकी ट्रेनिंग सेशन आएंगे। ट्रेनिंग सेशन जो उनसे हैं उनके अंदर असल में जो एथलीट होते हैं उनकी न्यूट्रिशनल और उनकी इंडोरेंस, उनकी स्ट्रेंथ वहाँ पे इंक्रीज़ होती है। तो वो हमारे पास असल में टाइम होता है। एट द टाइम ऑफ कोई कंपटीशन हम उनको कोई डिफरेंट ऐसी फूड नहीं देते या डिफरेंट एक्सपेरिमेंट नहीं करते उस पर, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास टाइम सबसे ज़्यादा कम होता है। कैलकुलेट करें अगर हम कैलोरीज़ का, तो सबसे पहले यही है कि RMR लेना है। और जो मेल्स होते हैं इनमें रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट इन एथलीट्स, ठीक है ना, मेल्स में फीमेल में जो है वो डिफरेंट दिया गया है। अगर तो वो 10 साल से 18 साल का बच्चे हैं, ठीक है, जो स्पोर्ट्स कर रहे हैं, तो उनका बॉडी वेट जो है वो केजीज़ में लेकर उनको मल्टीप्लाई कर देंगे 17.5 से एंड प्लस 651 उसके अंदर ऐड कर देंगे। इसी तरह हम अगर फीमेल है इसी एज में, तो उसके बॉडी वेट के अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे 12.2 और देन उस टोटल को हम प्लस कर देंगे 746 है। ये फार्मूला है जो इनकी तरफ से दिया गया, जिसमें हम रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट जो सा वो एथलीट के अंदर इस तरह से मालूम करते हैं। नॉर्मली 18 से 13 ईयर्स का होता है, तो इसमें हम 15.3 की जो रेशो उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस करते हैं 679। अच्छा, सबसे पहले तो हमने RMR ले लेना है उनकी एज के लिहाज से, एज ग्रुप के लिहाज से, मेल हैं फीमेल हैं, जेंडर के लिहाज से। उसके बाद उसमें हमने उनकी डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर मालूम करना है। अगर तो वो सेडेंट्री है
या बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, अगर तो सेडेंटरी है तो 1.4 आ रहा है, और मॉडरेटली एक्टिव हैं मतलब कि वॉक वगैरह करते हैं तो उसमें 1.7, और अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं तो 2। ये चीज़ें हम मिला सकते हैं। अब ये जो केस है जिसकी कैलोरीज निकाली हैं, दैट इज़ 30 ईयर ओल्ड साइकिलिस्ट, साइकिल चलाते हैं और बिल्कुल सेडेंटरी रहते हैं, वो ज़्यादा वर्कआउट नहीं करते। वीक में जो सा है उन्होंने पूरी वीक में सिर्फ 10 आवर जो से होते हैं उनकी, यस 10 या 5 आवर्स आई थिंक उनकी वीकली ट्रेनिंग होती है, बाकी बिल्कुल फ्री रहते हैं। उसके लिहाज लेके चलें तो हमने 65 केजी उनका वेट था, उसमें हमने मल्टीप्लाई किया 15.3 + 679 इक्वल टू 1673 कैलोरीज टोटल जो निकली हैं। और जब हमने इनको एक्टिविटी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया है देन हमारे पास 2342 कैलोरीज आ गई। ये जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर दिया गया है, आप अगर इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। और इसके अलावा प्रैक्टिस के साथ साथ स्पोर्ट न्यूट्रिशन है ही टोटली प्रैक्टिकल। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट है और बहुत ज़्यादा आप इसको आगे लेके चलना चाहते हो तो ज़्यादा बेहतर है आप कोई स्पोर्ट्स एकेडमी ज्वाइन करें, चाहे वो आपके एरिया की छोटी मोटी हो या लाहौर में जो हमारी अच्छी है, लाहौर में पिंडी में, वहाँ पे जाएं बट करें, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकली इसको काम नहीं करेंगे, एक चीज़ तो वो है जो हमें बुक से मिल रही है और एक चीज़ वो है जो हमें वहाँ से एकेडमी से मिलती है। उनको वो ना बुक्स पे मिलती है ना वो गूगल्स में मिलती है। बहुत सारी ऐसे ट्रिक्स होते हैं जो हमें वक्त के साथ काम करने के साथ पता चलते हैं। ओके, ये एक्सपेंडिचर के हमने कैलोरी एक्सपेंडिचर की बात कर दी थी कि जितना होगा उसके लिहाज से हम लेके चलेंगे। दैन स्टेप 3 है कि हमने एस्टिमेट करना है नंबर ऑफ़ कैलोरीज एक्सपेंडेड ड्यूरिंग दी एक्सरसाइज। ठीक है, इसको मैयर करने से अब बेहतर तरीका है कि जितनी भी कैलोरीज होती हैं उनको पर वीक के लिहाज से मैयर किया जाए ताकि, और उसको 7 से डिवाइड कर दिया जाए ताकि हमें टोटल एवरेज जो कैलोरीज हैं वो मिल सकें। एग्जांपल है एक्सरसाइज कैलोरीज पर वीक इक्वल टू 10 × 3 85, और ये हमारी टोटल कैलोरीज बन गए। ये मैंने जो आपको बताया कि उन्होंने 10 वीक काम कर रहे हैं उसके लिहाज से पीछे से हमने लेकर इसके अंदर मल्टीप्लाई किए हैं और यहाँ पे हमारे पास कैलोरीज आ रही हैं जो कि हमारी पर डे के लिहाज से। उसके बाद आपने फिगर ऐड करने हैं 2 और 3 के, जो हमारा 2 और 3 स्टेप का है। और उसके बाद अगर कैलोरीज रिडक्शन करनी है तो हम 15% करेंगे। तो अगर हम 50% करें हैं तो उसको फैक्टर जो आएगा हमारा 85% आएगा, यानी कि 0.85 आएगा जो कि 85% होगा। और उसके बाद हमने कैलकुलेट करने हैं कार्बोहाइड्रेट नीड्स। कार्बोहाइड्रेट ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिसको आप कह लो एलिमेंट है इन स्पोर्ट एक्सरसाइज। हम लोग असल में जब भी स्पोर्ट्स का नाम सुनते हैं हमारे माइंड में क्या चल रहा होता है, स्पोर्ट्स सप्लीमेंट, प्रोटीन शेक, स्मूदीज़, वे प्रोटीन, मतलब इनके अलावा हम इससे ज़्यादा नहीं सोचते। ठीक है, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन आ रहा है हम उसके मतलब प्रोटीन का सोचते हैं। लेकिन अब तक मैंने जितना भी रिसर्च किया इस पर और जितना भी मैंने पढ़ा, मैंने जस्ट एक चीज़ देखी, सबसे ज़्यादा मेन फोकस जो से है वो कार्बोहाइड्रेट पे आ रहा है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मस्ट दिए जाते हैं, इसके बगैर नहीं है। इसके जो चैप्टर्स हैं अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स बुक को उठा के देख लें, सबसे ज़्यादा लेंथी चैप्टर आपको जो मिलेगा वो कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर होगा, एक के लिहाज सिंपल, और सबसे ज़्यादा डिस्कशन भी इसकी होगी। इसके अलावा किसी और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की नहीं होगी। ये तकरीबन 5 to 7 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट लेना चाहिए, लेकिन ये डिपेंड करता है कि अगर तो आप नॉर्मल कर रहे हो, ठीक है ना, लो या मॉडरेट इंटेंसिटी कर रहे हो तो हम इतनी लेते हैं, मतलब 5 to 7 ग्राम। अगर हम थोड़ी सी मॉडरेट से हैवी एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं तो 7 से 10 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट लिया जाता है। इसके अलावा जो सा है वो आपकी अगर देखें हम प्रैक्टिकली, अगर आप 15% जो सी है अपने कैलोरीज को डिक्रीज़ कर रहे हो फॉर वेट लॉस या वेट गेन, ठीक है ना, रिड्यूस कर रहे हो या ऐड कर रहे हो, तो उसके लिहाज से हम अगर प्रैक्टिकली देखें तो हम तकरीबन में 100 से 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो से हैं वो कम कर देते हैं या उसमें एडिशन कर देते हैं। और प्रैक्टिकली लिहाज से बात कीजिए तो ये ऐसे ही होता है। इनके अगर आप बड़ी बड़ी वेबसाइट्स देखें जो अक्सर पेड देते हैं आपको सारा सामान और जितने भी जो सोर्सेज होते हैं उनके, तो वहाँ पे ये कैलकुलेटर्स मिलते हैं।
मैं यहाँ पे आगे वेबसाइट्स के भी ज़िक्र करूँगी, जिसमें से हम जाके ऐसी चीज़ें जो है मीन एज अर्ली डाइटिशियन अगर हम इनिशियल फेज़ में देखें तो हम अगर नहीं कर सकते तो आपके पास वेबसाइट मौजूद है, वहाँ पे कैलकुलेटर्स मौजूद है, वहाँ पे हम सारी चीज़ें बहुत ईजीली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको लेके चल सकते हैं। उसके बाद है प्रोटीन नीड। प्रोटीन जो सी है रिकमेंड की जाती है 1.6 ग्राम पर केजी ऑफ द बॉडी वेट पर डे। ये नॉर्मल है, लो से हम हाई जाते हैं, हाई में ये हमारी 2 ग्राम भी आ जाती है, 2 से ज़्यादा भी आती है। और ये मैंने आपको बताया था, मैं स्टार्ट में बिल्कुल बेसिक्स लेके चल रही हूँ। पूरा चैप्टर है इसका आगे जो फुल लेंदी है, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे कि हमने प्रोटीन कितना देना है। आगे आप आहिस्ता आहिस्ता देखते जाओगे, तो की पॉइंट्स को काइंडली नोट करते जाएँ। उसके बाद में फ़ैट नीड्स को देखना है। अच्छा, अगर फ़ैट्स की रिकमेंडेशंस देखें ना, प्रोटीन जैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ज़्यादा जिनको फोकस करके बहुत ज़्यादा उन पर ज़ोर दे के बताया जाता है कि नहीं ये इतना ही देना है, इतना आपको फ़ैट्स का नहीं मिलता। अगर आप कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को मेजर कर रहे हो तो उसके बाद जो सा है थोड़ा बहुत जो सा रह जाती है हमारी कैलोरीज को जो बैलेंस करना रह जाता है वो हम फ़ैट के थ्रू करते हैं। पर वैसे नहीं बताया गया इसकी कितनी कैलोरीज हैं, लेकिन इसमें यह है कि 35%, 20 to 25 या 30% जो सा है हम फ़ैट से लेते हैं। ये भी हमने आगे डिस्कस किया हुआ। और अगर एथलीट की बात की जाए, एथलीट में जितनी हमारी स्पोर्ट्स हैं उसके लिहाज से हम डिफरेंट लेके चलते हैं, ठीक है। और जब उनकी स्पोर्ट के लिहाज से डिफरेंट होता है तो उनका बॉडी की मेजरमेंट भी डिफरेंट होती है, तो इसलिए हमें बॉडी की मेजरमेंट करने बहुत ज़रूरी आनी चाहिए। इसके लिए मैं एक वीडियो है जो बहुत ज़बरदस्त मुझे मिली है, दैट इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन डाइटिशियंस, और मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो शेयर करती हूँ ताकि आपको पता चले कि एक एथलीट की हम बॉडी मेजरमेंट्स कैसे करते हैं। हमने बॉडी कि ऊपर से लेकर नीचे तक मेजरमेंट की जाती हैं, उनके इन चीज़ का ख्याल रखा जाता है, स्पेशल टेप्स यूज़ की जाती हैं, बॉडी फैट एनालाइज़र यूज़ किए जाते हैं और बॉडी पॉड यूज़ किया जाता है। ये एनालिसिस असेसमेंट के लिहाज से किया जाता है। इसके अलावा हम पाकिस्तान में भी तो पीछे हैं, मुझे पाकिस्तान की अकेडमीज़ का नहीं आइडिया, हो सकता है यहाँ पे बहुत एडवांस इक्विपमेंट मौजूद हों, लेकिन अगर आप इंडियन डाइटिशियंस को देखें, उनके स्पोर्ट्स के वाले देखें, तो उनके जो वहाँ के जो फेमस हैं डाइटिशियन वो क्या कर रहे हैं कि अब उनकी जो कैलोरीज एस्टिमेशन है वो ऐसे नहीं निकालते, बल्कि उनके लिए जीन्स टेस्ट रखे जाते हैं, जीन टेस्ट, ठीक है ना, न्यूट्रीजिनोमिक्स जैसे हमारी होती है, उसमें जीन्स के लिहाज से लेके उनकी कैलोरीज ली जाती हैं, उनकी डिमांड बॉडी की ली जाती है, क्योंकि हर बॉडी डिफरेंट होती है और उसके लिहाज से देखे जाए तो उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत बेहतर होती है। और ये सबसे ज़्यादा जो हो रहा है जीन वाला, ये ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है असल में। ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली, उनकी वेबसाइट भी बहुत ज़बरदस्त है, उनके रिसोर्सेज भी बहुत ज़बरदस्त हैं, उनके एथलीट्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं। ओके, ये मैंने आपको बताया है, ये जो बॉडी मेजरमेंट वाला है, बॉडी फैट कैलिपर के लिहाज से जो हम करते हैं, ये कैसे करते हैं, किस किस पार्ट से करते हैं, और इसकी मेजरमेंट का जो चार्ट जो नीचे दिया हुआ ये सारा मैं आपको PDF में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। मैंने इसको यहाँ पे ऐड नहीं किया। क्विक पॉइंट्स हैं, जल्दी जल्दी बता रही हूँ, इंशाल्लाह आगे जाके हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो हम ले रहे हैं, पहले भी बात की, 5 to 7 ग्राम पर केजी ऑफ द बॉडी वेट है फॉर जनरल ट्रेनिंग, 7 to 10 ग्राम है फॉर द इंक्रीज नीड ड्यू टू द एरोबिक एंड्योरेंस ट्रेनिंग और फॉर द स्ट्रेंथ एंड पावर एथलीट हु परफॉर्म मल्टीपल ट्रेनिंग सेशन पर डे, उनके लिए हम 7 से 10 तक लेके जा सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया है कि न्यूट्रिशन असेसमेंट अब बहुत एडवांस हो चुकी है। सिंपल हमारी वेट मशीन्स कुछ भी काम नहीं करने वाली, सिंपल हमारी BMI मशीन भी कुछ काम नहीं करने वाली वहाँ पर। प्रोटीन 1.2 से 2 ग्राम पर केजी ऑफ द बॉडी वेट है, डिपेंड करता है स्पोर्ट की इंटेंसिटी कैसे है। अच्छा, वैसे ही मैंने आगे आंसर दिया, लेकिन यहाँ पे भी बता दूँ, प्रोटीन के लिहाज से जो एक क्वेश्चन आता है, क्या प्रोटीन ज़्यादा लेने से फ़ायदा होता है कि नहीं होता। हमारी बॉडी में जब हम स्टोरेज की बात करेंगे तो आप देखोगे प्रोटीन एज इट इज़ वैसे स्टोर नहीं होता, जैसे ग्लूकोजन हो जाता है हमारा, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स होते हैं, प्रोटीन नहीं होता। ये हमारी बस डेवलपमेंट में काम कर रहा होता है, तो एक्सेस लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता, स्क्रीट आउट हो जाता है। तो लेकिन जितनी एक्सरसाइज है, जितनी ट्रेनिंग है, जितनी ट्रेनिंग ली जा रही है, जितनी वर्कआउट किया जा रहा है, उसके लिहाज से हम प्रोटीन ऐड करते हैं।
फ़ैट की बात की जाए, द रिमाइंडर ऑफ द कैलोरीज जितनी रह जाती हैं हमारी, द अमाउंट ऑफ द फैट शुड बी दी एटलीस्ट 1 ग्राम पर kg पर डे एंड नो लेस देन 15% ऑफ टोटल कैलोरीज। 15% से हम नहीं कम कर सकते कैलोरीज को। हाइड्रेशन की बात की जाए तो 2.7 लीटर फॉर वुमेन एंड 3.7 लीटर फॉर द मैन होता है। और इसके अलावा फ्लूइड की जो रिक्वायरमेंट्स है ये भी बहुत पर्सनलाइज होती हैं। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हर किसी को हम दें, ठीक है ना, एक ही तरह का वाटर दे सकते हैं, डिपेंड करता है, डिफरेंट होता है। उसके बाद एग्जैक्ट अमाउंट देखने के लिए होता है तो एथलीट्स जितनी कंज्यूम कर रहे हैं तो रिकमेंडेशन है 0.5 से ऑलमोस्ट 1 ऑन्स यानी कि 15 से 30 मिलीलीटर पर पाउंड ऑफ द बॉडी वेट पर डे ये दिया जाता है। उसके अलावा मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, एयरजोनिक एड्स मस्ट बी गिवन, ठीक है। ये हम आगे इंशाल्लाह जाके डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। ये जस्ट मैंने क्विक पॉइंट्स सेट किए थे ताकि आपके जहन में चीज़ें आ जाए कि हमने ये ऐसे ही काउंट करना है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से मेरे माइंड में सबसे ज़्यादा पहले यही चीज़ आई थी, हम कैलोरीज कैसे करेंगे और हम कार्बोहाइड्रेट्स कैसे करेंगे। और उसके बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था कि हम प्री स्नैक्स पोस्ट स्नैक्स कैसे ऐड करेंगे, किस तरह लेके चल सकते हैं, सारी डिस्कशन इसमें है इंशाल्लाह। और यस ओके, ये जो ऊपर रेड लाइन है इसमें लिखा हुआ VO2 मैक्स, ये एक्चुअली हमारी मैक्सिमम ऑक्सीजन होती है जो हमारी बॉडी की यूटिलाइज़ कर देती है पर मिनट के लिहाज से। इसकी बहुत ज़्यादा डिस्कशन होने वाली है, इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है असल में स्पोर्ट्स के अंदर, क्योंकि इसके लिहाज से लोगों की इंड्योरेंस लेवल, इनका हार्ट लेवल, जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज़ की जाती है। जब भी कोई एथलीट आता है तो उसको एक दिन में फुल हाई ट्रेनिंग नहीं दी जाती, उसको आहिस्ता आहिस्ता उसकी ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज़ किया जाता है। जैसे स्टार्ट में जिस तरह हम कह लें, हम पहले 1 किलोमीटर चल सकते हैं, बाद में हम 2 से 3, 4, कुछ 5 भी चल जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है, हमारी ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज़ होता है क्योंकि हमारी बॉडी की यूटिलाइजेशन बेहतर होती है। नीचे मैंने वेबसाइट दी है बड़ी ज़बरदस्त सी, इससे मैंने बहुत सारा डेटा लिया है। अगर आप लोगों को भी चाहिए सप्लीमेंट्स के लिहाज से तो यहाँ पे जा सकते हैं। और ये जो मेरी एक पायरामिड बना हुआ है इसमें फाउंडेशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, ये बेसिक है और सप्लीमेंट सबसे एंड पे, मतलब वो सबसे हम कम लेते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जब भी हम बात करते हैं तो यही कहा जाता है कि सप्लीमेंट सबसे पहले, तो ये इससे बिल्कुल टोटली अलग है। ओके, ये गेन आगे मैंने आपको बताया था इंटरनेट के रिसोर्सेज जो मैं ढूंढ रही थी वो मुझे फिर फाइनली मिल गए। इनमें बहुत सारे फ्री हैं और इवन जो फ्री नहीं भी हैं उनकी वेबसाइट पे जाएं तो बहुत सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं। आई थिंक सो आपकी लाइफ का टाइम कम होगा बट रिसोर्सेज बेतहाशा हैं। सो आप इन चीज़ों को लेकर आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज। अब कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज कैसे होता है, हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है और ऑलमोस्ट हमारी बॉडी के अंदर 500 ग्राम्स होता है, जिसमें से तकरीबन 400 ग्राम जो है वो मसल में और 100 ग्राम इन लीवर होता है। और ये टोटल 1600 से 2000 कैलोरीज जो है इनफ होती है, कि मतलब ये देता है हमें, ठीक है। और एंड्योरेंस एथलीट हैविंग दी हायर मसल ग्लाइकोजन, रीज़न क्या है, वो ज़्यादा वर्क करते हैं, उनका ज़्यादा ग्लाइकोजन होता है, उनके मसल्स मास ज़्यादा होते हैं, इसमें ग्लाइकोजन स्टोर भी ज़्यादा होता है। सेडेंट्री पर्सन इस पर स्टैंडरीज के अंदर ज़्यादातर फैट ज़्यादा होता है और मसल मास बहुत कम होता है। इंक्रीजिंग योर मसल मास विल आल्सो इंक्रीज योर स्टोरेज ऑफ द कैपेसिटी फॉर द ग्लाइकोजन। और लीवर के अंदर भी होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, लीवर ग्लाइकोजन इज़ टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल एट द रेस्ट एंड ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज। जो बहुत लंबी एक्सरसाइज होती हैं स्पेशली मैराथन्स वगैरह, या हम कह लें क्रिकेट की बात कर लें, लंबा चलता है जो सारा दिन का हो रहा है, उसके अंदर भी आपके लीवर ग्लाइकोजन यूज़ होती है। इसके अलावा कुछ तो थोड़ी बहुत अमाउंट है वो हमारे ब्लड में भी होती है, ब्रेन में भी होती है, जो कि हमें एक्टिव रखती है, ये ज़रूरी होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि हम लोग लो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, लो कार्ब्स डाइट के ऊपर ज़्यादा एक्सरसाइज करें तो हमारा वेट ज़्यादा लूज़ होगा और हम ज़्यादा एक्टिव होंगे। असल में ऐसा नहीं होता, इससे बिल्कुल उल्टा होता है। उल्टा आपके मसल मास जो है डिक्रीज़ हो जाते हैं। फैट स्टोरेज की बात करें तो ये एडिपोज टिश्यू में होते हैं कि फॉर्म में होते हैं, तकरीबन 300 to 400 ग्राम जो से होते हैं। और ज़्यादातर जो सा होता है ये आपके एब्डोमेन में ज़्यादा होते हैं, या ऐसे लोग जिनके एब्डोमेन में होते हैं उनका ज़्यादा रिस्क होता है हार्ट डिजीज़ वगैरह का। और इंट्रामसलर फैट भी ज़्यादा होता है और कुछ लोगों का थाइस वगैरह में ज़्यादा होता है। तकरीबन एक एवरेज पर्सन अगर है 70 kgs का तो उसमें 10 to 15 ग्राम ऑफ जो है वो फैट होती है।
प्रोटीन प्रोटीन ऐसे स्टोर नहीं होती जैसे सेम वे जैसे कार्बोहाइड्रेट फैट होते हैं। मेनली ये बिल्डिंग मटेरियल या बिल्डिंग ब्लॉक के लिहाज से यूज़ किया जाता है। सो जो एक्सेस हम प्रोटीन लेते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, जस्ट वो वेस्ट आउट हो जाती है, वो एज़ इट इज़ स्टोर नहीं होती है हमारे पास। लेकिन प्रोटीन क्या होता है, इन सम केसेस जो एक्सरसाइज में जब हमारा ग्लाइकोजन का या बाकी सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर से, तो तब जो सा है प्रोटीन ब्रेक डाउन होती है और प्रोटीन हमारे मसल्स को और आर्गन्स को जो सा है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, फ्यूल फॉर एक्सरसाइज मेनली कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। तरतीब देख लें, मेन कार्बोहाइड्रेट है, देन फैट है, देन प्रोटीन है। सारे ही देते हैं बट इनकी कैपेसिटी अलग अलग है। कुछ फॉर्म में अल्कोहल भी देती है, लेकिन वो इतना नहीं होता कि आप उससे बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर सको। ठीक है, और प्रोटीन डू नॉट मेक अ substantial contribution to the fuel mixture. It's only during a very prolonged and very intense bouts of the exercise that protein play a more important role in giving the body energy. The production of the ATP during the most form of the exercise comes mainly from the breakdown of the carbohydrate and the fat. और नीचे हमारा एक पर्सन है जिसका हमने बिल्कुल स्टार्ट में भी जिक्र किया, वही उसमें ही फ्यूल रिजर्वायर है इन पर्सन, जो इसका वेट 70 kgs है। अगर हम उसका लीवर में देखें, ग्लाइकोजन 400, ठीक है, और फैट 450 और प्रोटीन 400। एडिपोज टिश्यू 0 होता है बट फैट ज़्यादा उनमें और प्रोटीन 0। और देन मसल में 1200 कैलोरी, जो ग्लाइकोजन है वो 1200 कैलोरीज अवेलेबल है उस टाइम हमारे पास, और फैट में 350 है और प्रोटीन की 2400 है। नेक्स्ट है प्रोटीन यूज फॉर एनर्जी। यस, नॉट एज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, बट फिर भी जैसे पहले बात हो चुकी है, ऐसी एक्सरसाइज जो बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, ये बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं, उनमें जब ग्लाइकोजन स्टोर बिल्कुल डिप्लीट हो जाता है तब वहाँ पे हमारा प्रोटीन बहुत ज़्यादा काम करता है। ठीक है, और ऐसी स्पेशली अगर मैराथन में देखा जाए, लास्ट स्टेजेस ऑफ मैराथन में या लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग के अंदर जब ग्लाइकोजन स्टोर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तब आपके जो मसल्स होते हैं, प्रोटीन जो मसल्स में होती है, वो तकरीबन 10% ऑफ बॉडी का फ्यूल मिक्स जो है वो प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा अभी बात पहले भी की है मैंने, जो लोग लो कैलोरी डाइट पे जाके कहते हैं कि हमने वेट लूज़ करना है, तो वो असल में अपना वेट लूज़ नहीं कर रहे होते, फैट लूज़ नहीं कर रहे होते, वो असल में अपना प्रोटीन लूज़ कर रहे होते हैं, जो कि तकरीबन आधा जो उनका वेट होता है वो उसमें लॉस हो जाता है। एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होती है बॉडी में? 3 तरह से होती है, 3 मेन इसके सोर्सेज होते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर भी इन सारे सिस्टम का थोड़ा थोड़ा टच कर दूंगी। इसमें ATP PC है, जिसको हम फॉस्फोजन सिस्टम बोलते हैं या फॉस्फो क्रेटिनिन बोलते हैं, और एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक होता है, ये सबको पता है, या लैक्टिक एसिड सिस्टम है, और इसके बाद एरोबिक सिस्टम आ गया। ठीक है, और at the rest, muscle cells contain only a very small amount of ATP, enough to maintain the basic energy needs and allow you to exercise at a maximum intensity for about 1 second, only for 1 second. To continue the exercise, ATP must be regenerated from the one of the 3 energy system. क्रेटिनिन, इसकी मैं पहले क्रेटीन इसकी पहले इसलिए जिक्र करें क्योंकि हमने इसकी साइकिल ही पढ़ना है। पहले तो ये आपको सबको पता है, नेचुरली हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, प्रोड्यूसिंग द लिवर फ्रॉम द अमीनो एसिड ग्लाइसिन, आर्जिनिन एंड मेथियोनिन, और जब ये फॉस्फेट के साथ मिलती है देन फॉस्फोक्रेटिनिन बनाती है। बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ये तकरीबन 2 से 3 ग्राम ऑफ क्रेटिन पर डे जो है इसका टर्नओवर होता है, और इसकी वजह से 1 PC का जब ब्रेक डाउन होता है तो वो ATP में चेंज होता है, और उसके बाद इट कैन बी रिसाइकल इनटू द PC और कन्वर्टेड इनटू अनदर सब्सटेंस दैट कॉल्ड क्रेटिनिन, जिसको हम अक्सर ज़्यादा सुनते हैं और इसका हम टेस्ट करवाते हैं, तो हमें यहाँ से पता चल रहा था मसल ब्रेक डाउन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, डाइट से भी मिल जाता है क्रेटिनिन हमें, और इसका जो मेन सोर्स होता है, जो अक्सर देखा जाए बाकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है, लेकिन इसके सप्लीमेंट ज़्यादा मशहूर हैं, ज़्यादा जिसको आप कह लो
उनकी वैल्यू ज़्यादा है देन नेचुरल फूड से, क्योंकि अगर नेचुरल फूड में जाएं तो हमें इसकी बहुत बड़ी लार्ज अमाउंट जो सी है वो फूड की लेनी पड़ती है थोड़ी सी मकदार इसकी लेने के लिए। सो इसके लिए हमारे जितने भी क्रेटिनिन के सप्लीमेंट है वो हम यूज़ करते हैं। जब पीसी यानी कि हमारा फॉस्फोक्रेटिनिन स्प्लिट होता है और ये एनर्जी रिलीज़ करता है, एनर्जी बनाता है और एटीपी बनाता है और बहुत रैपिडली बनाता है, इसलिए इसका ज़्यादा जिक्र होता है। एक जब भी दोनों स्प्लिट होंगे फॉस्फोर जो है वो डाइफॉस्फेट ट्राइफास में यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी बना देता है। नेक्स्ट एटीपी और पीसी सिस्टम है। अच्छा, ये ज़्यादातर जो सा है मैक्सिम तब एनर्जी दे रहा होता है जब बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की, स्पीड की ज़रूरत हो फॉर लास्ट अप टू दी ओनली 6 सेकेंड्स। और ये अक्सर वो एमसीक्यूज़ है जो अक्सर जगह पे पूछा जाता है। और इसके अलावा जो सा है दी एटीपी पीसी सिस्टम जो सा वो यूज़ किया जाता है तकरीबन स्प्रिंट्स के अंदर, जो मैक्सिमम लिफ्ट करते हैं हम जिम के अंदर। जिम के अंदर बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाया जाता है पर वो सिर्फ 1 या 2 सेकंड के लिए आपको उठा के जिस नीचे करना होता है। वो वाला उस दौरान जो हमारी एनर्जी यूज़ हो रही होती है वो एटीपी और पीसी सिस्टम के थ्रू हो रही होती है। जंप इज़ हाई जंप्स के लिहाज से होता है इसमें। एक तो इसमें एनर्जी बहुत हाई एनर्जी कंपाउंड बनता है, लेकिन इसमें यह है कि बनता तो है लेकिन इसका एक मिनट है, द पीसी सिस्टम कैन बी थॉट ऑफ द एज अ बैकअप ऑफ द एटीपी। हाँ यस, ये एटीपी का बैकअप के तौर पे यूज़ किया जाता है। द जॉब ऑफ द पीसी इज़ द रीजनरेट एटीपी रैपिडली। पीसी ब्रेक डाउन इनटू कैटेनिन एंड द फॉस्फेट टू द फ्री फॉस्फेट बॉन्ड ट्रांसफेज एंड फॉर्म ऑफ एडीपी। ये सारा उसका वही सिस्टम है। मेन जब मैं इसकी बात बताने लगी थी, ये हाई एनर्जी कंपाउंड तो होता है बट इसका मसला है क्या होता है कि बहुत थोड़ी कैलोरीज देता है, अराउंड अबाउट 3 to 4 कैलोरीज देता है। और ये कैलोरीज जो सी हैं वो फिर लंबे अरसे तक डेफिनेटली नहीं यूज़ होती। क्विक तो देता है, इंस्टेंट तो देता है बट नॉट फॉर अ लॉन्ग टर्म और लॉन्ग रन। सो ये इसका एक डाउनफॉल आता है। लेकिन अगर हम देखा जाए कि सिस्टम में बॉडी में हमारी बॉडी के सिस्टम में कौन सा मेन ऐसा एनर्जी सिस्टम वो यूज़ किया जाता है, तो वो हमारे जो तीनों सिस्टम है वो अल्टरनेटिवली यूज़ होते हैं। जब एक सिस्टम की एनर्जी कम होती है तो दूसरा सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको ले आता है। उसके बाद हमारा एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम, ये ज़्यादातर यूज़ होता है जो हाईली इंटेंसिटी एक्टिविटीज़ में गया था, तकरीबन 90 सेकंड्स तक रहता है। वेट लिफ्टिंग के अंदर, जिम्स के अंदर 400 to 800 स्प्रिंट्स के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। ऐसा होता है कि यस एनारोबिक है ये, तो इसमें तकरीबन 30 सेकंड्स के बाद हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज के अंदर आपकी जो 60% जो सी आउटपुट है उसको ये कंट्रीब्यूट करता है। आफ्टर 2 मिनट्स कंट्रीब्यूशन फॉल अराउंड 35%। यही वजह है कि ये एनर्जी तो देता है आपको लेकिन फॉर नॉट अ लॉन्ग टर्म। द एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम यूज कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ द मसल ग्लाइकोजन ग्लूकोज एज अ फ्यूल एंड ग्लाइकोजन इज द ब्रोक डाउन to glucose which rapidly break down into the absence of the oxygen to form the ADP और the lactic acid। और इसका एक मालिक्यूल जो सा है जब ब्रेक डाउन होता है ऑलमोस्ट 2 ATP प्रोड्यूस करता है होता है। तो ये भी अच्छे हैं, यूज़ होता है बट अगेन फॉर नॉट लॉन्ग टर्म। ऑल्टरनेटिवली इसको हम यूज़ करते हैं। लैक्टिक एसिड, अच्छा अक्सर कहा जाता है लैक्टिक एसिड हो गया तो लाइक हम थोड़ी देर के लिए काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, किसी दिन हम एक्सरसाइज करने लग पड़ते हैं, थोड़ी देर बाद हमारी पेन होने लग पड़ती है, सेंसेशन बर्निंग सेंसेशन, यहाँ जिसको हम कहते हैं खलियाँ पड़ जाना, तो हमें लगता है कि लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। असल में वो लैक्टिक एसिड की वजह से नहीं होता, वो हाइड्रोजन आयन की वजह से होता है, उसकी एक्यूमुलेशन की वजह से होता है। लेकिन फिर भी लैक्टिक एसिड का नाम लिया जाता है या उसको हम फटीग का भी नाम दे देते हैं कि इसकी वजह से होता है। असल में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होना इतना बुरा नहीं है जिसको हम नॉर्मली समझते हैं कि लैक्टिक एसिड होगा इसको हमने रिमूवल करना है। अच्छा आई थिंक सो मैंने इसकी बहुत सारी पोस्ट किए हुए हैं, फूड ऐसी फूड्स जो कि लैक्टिक एसिड को रिमूवल करती हैं।
फूड फॉर रिमूवल ऑफ द लैक्टिक एसिड में भी आप लोगों को भी कोई माइंड में आ रही हो, नहीं याद आ रही तो आप जाके देख लीजिएगा बीट रूट और हमारा जो तरबूज है, खरबूजा नहीं तरबूज रेड वाला, ये जो सा है बहुत ज़बरदस्त है लैक्टिक एसिड रिमूवल आपकी बॉडी के अंदर से। सो जब एथलीट हमारे वर्कआउट करते हैं उसके बाद अगर हम उनको इस चीज़ का जूस दें, एक तो रिफ्रेश जूस हो जाता है, ठीक है ना, एक उनके इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और उनका कार्बोहाइड्रेट उनको मिलता है, दूसरा उनका लैक्टिक एसिड जो सा रिमूव हो रहा होता है। और ये वेस्टेड प्रोडक्ट नहीं होती, इसमें दो चीज़ें बनती है। अगर एक फॉर्म में ये पायरुविक एसिड में चला जाता है और वहाँ पे एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प आउट करता है, एक इसका काम ये होता है, ठीक है। और दूसरा जो लैक्टिक एसिड में बी कैरिड अवे फ्रॉम द मसल इन द ब्लड स्ट्रीम टू द लीवर वेयर इट कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू द ग्लूकोज रिलीज बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम और स्टोर एज अ ग्लाइकोजन इन द लीवर। तो ये दोनों फॉर्म में जो है हमारे साथ बेहतर रहता है। The mechanism for removal of the lactic acid from the muscles is called the lactic acid shuttle. They explain why the muscle soreness and the stiffness experienced after the hard training is not due to the lactic acid accumulation. In fact, the lactic acid is usually clear within the 15 minutes of the exercise. Usually. Okay. मैं एक्चुअली डाइटिशियन को सुन रही थी, इज़ अ स्पोर्ट डाइटिशियन, एंड वो अपने उनके जो एथलीट बैठे हैं उनको बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि आपका जो लैक्टिक एसिड सोनस, ठीक है ना, लैक्टिक एसिड जो सोनस होती है, आप जैसे बात आप थक गए हो, आप नहीं चल सकते, नहीं काम कर सकते, वहाँ पर इंसान की परफॉर्मेंस फ़ौरन डाउन चल जाती। तो वो उनको वहाँ पे तरबूज का जूस पीने को कह रहे थे कि आप ये पिया करें, तो मुझे इसलिए लैक्टिक एसिड हमेशा याद रहेगा, बहुत अरसे पहले सुना हुआ ये मैंने। एरोबिक सिस्टम वर्क जो एरोबिक है डेफिनेटली ऑक्सीजन की फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इसका मज़े की क्या बात है, ये एटीपी तो प्रोड्यूस करता है और लॉन्ग टर्म तक करता है, लेकिन ये रैपिडली नहीं करता। तो जो फर्स्ट फ्यू मिनट्स होते हैं उसमें हमारे जो डिफरेंस दूसरे सिस्टम है वो लेके चलते हैं, लेकिन बाद में लॉन्ग टर्म के अंदर हमारे पास एरोबिक सिस्टम आता है, ठीक है। और इनिशली जो सा वो ATP PC सिस्टम लेता है और एरोबिक सिस्टम लेता है, देन ये एरोबिक सिस्टम में चेंज हो जाता है। और ये ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम बिकेम द मोर इम्पोर्टेंट एज एक्सरसाइज कंटिन्यू फॉर लॉन्गर दैन 1 आवर। 1 घंटे से ज़्यादा रहे तो हमारा जो ग्लूकोज है ब्लड सिस्टम से वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है उसके लिए। और ऐसे लोग जो 70% हमारा ऑक्सीजन लेवल रखते हैं या 2 घंटे तक एक्सरसाइज करते हैं, उनमें होता है कि उनका ग्लाइकोजन स्टोर सारा डिप्लीट कर जाता है। अच्छा, ये तब होता है या तो बहुत ज़्यादा हैवी वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, लेकिन जब भी एक्सरसाइज करते हैं उनके इंटरवल्स होते हैं, कभी भी कंटिन्यू नहीं करते, ठीक है। मीन ऐसा नहीं होता कि वो लगातार 15 मिनट एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। वो 10 मिनट करेंगे, फिर उनका 2 to 3 मिनट्स का ब्रेक होता है, देन वो गेन करेंगे। इस तरह वो अपनी बॉडी को, अपने मसल्स को हेल्दी रखते हैं और लैक्टिक एसिड से और हाइड्रोजन ऑक्साइड की एक्यूमुलेशन से बचा लेते हैं और सोनस से भी बच जाते हैं। ओके, ये ऑलमोस्ट 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनाता है और 20 टाइम मोर एफिशिएंट दैन द एनारोबिक सिस्टम। और एनारोबिक एक्सरसाइज यूज ओनली ग्लाइकोजन, वेयर इज द एरोबिक एक्सरसाइज यूज बोथ द ग्लाइकोजन एंड द फैट, सो इट केप्ट अप फॉर द लॉन्गर। यही बात है कि हम एरोबिक लेके चलते हैं अक्सर। ओके, इसमें है फैट कैन आल्सो बी यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द एरोबिक सिस्टम। वन फैटी एसिड कैन प्रोड्यूस बिटवीन 80 to 200 ATP molecule depending on its type. Fats are therefore an even more efficient energy source than the carbohydrate. However, they can only be break down into the ATP under the aerobic conditions when the energy demands are relatively low and so energy production is slower. एक तो उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, स्लो होते हैं, इसलिए हमें वो इतनी नहीं मिलती ATPs, वरना एक मालिक्यूल जिसका जब जा रहा होता है तो हमें काफ़ी सारी एनर्जी मिल रही होती है। एंड मसल फाइबर टाइप दो मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़। अगर आप आप लोगों ने पढ़ा है अपने स्कूल के अंदर इस टॉपिक को, तो आपको पता होगा फास्ट ट्विच मसल्स एंड स्लो ट्विच मसल। फास्ट ट्विच मसल को हम टाइप 2 कहते हैं, स्लो ट्विच मसल को हम टाइप 1 कहते हैं। ये इंड्योरेंस फाइबर होते हैं। फास्ट ट्विच मसल इन एग्जांपल
ये ऐसी फील्ड में होते हैं जिनमें बहुत हमें थोड़े टाइम के लिए बहुत तेज़ी चाहिए होती है, ठीक है, इन सिंपल वर्ड। और जो स्लो ट्विच मसल हैं इनमें ज़रा आपको ऐसी एनर्जी तो चाहिए थी, बस स्लो चाहिए थी। बोथ मसल फाइबर टाइप यूज द ऑल थ्री टाइप ऑफ द एनर्जी सिस्टम to produce the ATP, but the fast twitch fiber use mainly the ATP PC system and an anaerobic glycolytic system, while the slow twitch muscle use mainly the aerobic system। तो अभी हम aerobic का पढ़ के आए हैं वो कैसे लास्ट रहती हूँ, तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हर बंदा यूनिक होता है, हर बंदे के अंदर अपने ख़ास किस्म के मसल्स होते हैं। बाज़ अवत हम कहते हैं ना किसी को यार वो बहुत फर्तीला है, ठीक है ना, वो कुदरती तौर पर है, उसके अंदर फास्ट ट्विच मसल जो से हैं वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसको ट्रेनिंग के थ्रू बनाया भी जा सकता है। लेकिन नेचर इज़ द नेचर, उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। इसलिए अगर आप देखें अभी कुछ दिनों में जो मैंने देखा है उसमें एक कैनेडियन और ऑस्ट्रेलियन, इनकी स्कूल सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। प्लेइंग सिस्टम बचपन से ही बच्चे को लिया जा रहा है, उसको चीज़ों को ऑब्जर्व किया जा रहा है और उनको साइड पे रखा जा रहा है, उनको स्पोर्ट की तरफ लेकर आ रहे हैं। अगर उनका इंटरेस्ट नहीं भी है तो भी उनको बताते हैं कि आप इस साइड पर आओ। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं है, बट मसल फाइबर टाइप बहुत ज़बरदस्त है। टॉप स्प्रिंटर हैव द ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ द फास्ट ट्विच मसल दैन द एवरेज एंड देन यूजुअल जनरेट द एक्सप्लोसिव पावर एंड द स्पीड, and distant runner on the other hand have the proportionally more slow twitch fiber and are better able to develop the aerobic power and endurance। okay, energy in the aerobic exercise तीन मेन होते हैं। एक इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज के लिहाज से कितनी हमें एनर्जी चाहिए, ड्यूरेशन कितनी है, फिटनेस लेवल क्या, और हमने प्री एक्सरसाइज डाइट क्या ली थी। इंटेंसिटी, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी की एक्सरसाइज होगी, जितनी आप हैवी एक्सरसाइज करोगे, उतना ही आपका रिलायंस जो सा होगा वो मसल ग्लाइकोजन पे होगा। और इसके अलावा जब आप एनारोबिक एक्सरसाइज करते हो उसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी ATP या PC सिस्टम से, एनारोबिक ग्लाइकोलिटिक सिस्टम के ऊपर। और अक्सर देखा गया स्प्रिंट्स वाले या वेट ट्रेनिंग में हो गया या स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल के अंदर, रग्बी के अंदर, इसमें जो मसल ग्लाइकोजन जो सी है वो ज़्यादा यूज़ होती है रादर दैन फैट। और ड्यूरिंग एनारोबिक एक्सरसाइज will use a mixture of the muscle glucose and fat for this energy exercise at a low intensity less than 50% of the V oxygen maximum is the fuel mainly by the fat। जिन जिन एक्सरसाइज में लो इंटेंसिटी की हैं बट लॉन्ग टाइम की भी हैं, उनमें ज़्यादातर आपका जो मेन फ्यूल होता है वो फैट होता है। अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो फ्यूल सिस्टम तीनों ही चलते हैं, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। लेकिन मेनली ज़्यादातर यहाँ पे भी आप देख रहे हो कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा बात है और देन फैट आ रहा है। एन इंक्रीज एक्सरसाइज इंटेंसिटी, फॉर एग्जाम्पल एन इंक्रीज रनिंग स्पीड विल यूज़ अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ द ग्लाइकोजन दैन द फैट। During moderate intensity exercise, muscle glycogen supplies around half energy need. The rest come from the fat. When exercise intensity exceeds 70%, इसको मैं क्या बोलूँ, volume of oxygen to maximum, fat cannot be break down and transported fat enough to meet energy demand. So the muscle glycogen provide at least 70% of the energy need। यहाँ पे भी muscle glycogen की ही बात हो रही है। देन ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन के लिहाज से भी एनर्जी का फ़र्क पड़ता है। मसल ग्लाइकोजन इज़ अनएबल टू प्रोवाइड द एनर्जी आइडेंटिफाई एज इन स्टोर इन द रिलेटिव स्मॉल क्वांटिटीज एज कंटिन्यूस एक्सरसाइज मसल ग्लाइकोजन स्टोर बिकेम प्रोग्रेसिवली लोअर। फिर एक वक्त ऐसा आता है ये बिल्कुल ही फिनिश हो जाता है और इसकी जगह हमारा प्रोटीन सिस्टम ले लेता है। ऑन एवरेज हैव इनफ मसल ग्लूकोजन टू फ्यूल टू 90 to 180 मिनट ऑफ द एंड्योरस एक्टिविटी। the higher the intensity, the faster the muscle glycogen store will be depleted। जितनी स्पीड से काम करोगे उतनी जल्दी ख़त्म होगा, लेज़ी बैठे रहेंगे तो वो ख़त्म नहीं होगा। ड्यूरिंग इंटरवल ट्रेनिंग और मिक्सचर ऑफ द एंड्योरेंस और एनारोबिक सिस्टम एक्टिविटीज़, मसल ग्लाइकोजन स्टोर जो सा है वो जल्दी डिप्लीट हो जाता है विद इन 45 to 90 मिनट्स। और ड्यूरिंग मेनली एनारोबिक एक्टिविटीज़ मसल ग्लाइकोजन विल डिप्लीटेड विद इन दी 30 to 45 मिनट्स। यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि कैसे एनारोबिक और एरोबिक एक्टिविटीज़ भी जो सी हैं इनको इनकी ड्यूरेशन को या हमारे एनर्जी सिस्टम को लेकर चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम माइंड में रखेंगे दैन ही हम किसी का प्लान कर सकेंगे।
नेक्स्ट है फिटनेस लेवल है, और ये मैंने बात पहले बिल्कुल स्टार्ट में की है। कुछ एथलीट ट्रेंड होते हैं, पहले के होते हैं, कुछ जो से वो अभी आ रहे होते नहीं होते, तो उनका फिटनेस लेवल डिफरेंट होता है। फिटनेस लेवल डिफरेंट है तो उनका बॉडी में चीज़ों को इस्तेमाल करने का भी सिस्टम अलग है। जब एक नया हमारे पास एथलीट आता है, उसकी जब ट्रेनिंग हो रही होती है, ना सिर्फ उसकी ट्रेनिंग की वजह से उसका एंड्योरेंस, उसका स्टेमिना ज़्यादा हो रहा होता है, उसकी ब्लड कैपिलरीज इंक्रीज हो रही होती है, उसको माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये वो लाइन है जो हम सब लोग ज़ुबानी जानते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक एथलीट की लाइफ के अंदर कितने इंपॉर्टेंट है। और आप हर चीज़ पे बात सुनते हुए मिलोगे, माइटोकॉन्ड्रिया पे नहीं मिलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को ना सिर्फ इंक्रीज़ करना है, बल्कि ये अच्छे से एक्टिविटी करे, इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना है। यहाँ पे हमें फ़िटनेस लेवल बहुत देखना पड़ता है। यहाँ पे स्लीप आपकी बहुत मैटर करती है। यहाँ पे आपका फटीग से जान साइड पे होना, फटीग कम से कम हो, और इसके अलावा मसल ग्लाइकोजन आपके बेहतर हों। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। हमेशा इस चीज़ को भी अपने माइंड में ही आप लोगों ने रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द मेन थिंग, मेन थिंग। जैसे मैंने पहले आपको लैक्टिक एसिड का एक मेन पॉइंट बताया है, इसी तरह आपको माइटोकॉन्ड्रिया का एक मेन पॉइंट बताती हूँ। दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जितने भी फेमस डाइटिशियंस हैं ना, उनको अगर गौर से सुनो, उनके पॉडकास्ट सुनो, तो आप इन चीज़ों को सबसे ज़्यादा सुनोगे कि वो सबसे ज़्यादा इस पर बात कर रहे हैं। डाइट कैसी होगी? अगर तो डाइट लो कार्ब डाइट ले रहे हैं जी, हमने वेट भी लूज़ करना है और हमने एक्सरसाइज भी करनी है, लो कार्ब डाइट लिया, क्या होगा, ग्लाइकोजन लेवल जो सा है वो डाउन हो जाएगा, कम होगा। जब ग्लाइकोजन लेवल ही मतलब ग्लाइकोजन लेवल ही कम है, तो उनकी परफॉर्मेंस फ़ौरन से इफेक्ट होगी और वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सकेंगे। मैनी स्टडी हैव शोन दैट द इनिशियल मसल ग्लाइकोजन कंसंट्रेशन इज क्रिटिकल टू परफॉर्म, एंड दैट्स लो muscle glycogen can reduce ability to sustain exercise at the 70% of the oxygen maximum for the longer than the 1 hour, ठीक है। तो लो कार्ब डाइट हम नहीं देते, हम लोग कार्बोहाइड्रेट की जो डाइट्स होती हैं वो हाई देते हैं, ताकि उनका मसल ग्लाइकोजन लेवल हाई हो। अगेन एनर्जी सिस्टम कौन सा यूज़ होगा, ठीक है, हमने एनर्जी सिस्टम सारे भर लिए हैं। अब मेन पॉइंट है इनमें से यूज़ कौन सा होगा। ये वो पॉइंट था जो मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा आ रहा था, और फाइनली पता चला कि तीनों के तीनों सिस्टम ही यूज़ होते हैं। हर एक्टिविटी अपने लिहाज से चलती है, ठीक है। इन एवरी, ये मैं सारा पढ़ने वाली हूँ, गौर से सुनिएगा। इन एवरी एक्टिविटी ATP इज़ ऑलवेज यूज एंड रिप्लेस बाय PC, ठीक है ना। Anaerobic glycolysis and aerobic energy production depend upon the exercise intensity, strength and power activities lasting up to the 5 seconds such as the sprint start, and the existing store of ATP is the primary energy source. और हाई पावर एंड स्पीड लास्टिंग जो 5 से 30 सेकंड तक रह रही हैं, ठीक है, जो बहुत स्पीड वाली होती हैं, उसमें ATP PC सिस्टम जो सा वो मेन एनर्जी सोर्स होता है। और इसके अंदर मसल ग्लाइकोजन भी ब्रेक डाउन होता है थ्रू एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। इसके अलावा जो पावर इंड्योरेंस एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब 400 से 800 मीटर इवेंट्स होते हैं, मसल ग्लाइकोजन इज़ द प्राइमरी एनर्जी सोर्स एंड द प्रोडक्शन ATP वाया द बोथ एनारोबिक एंड द एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। इन aerobic power activities such as the running 5 to 10 kilometer, muscle glycogen is the primary energy source producing ATP, while the aerobic glycolysis during the aerobic event lasting 2 hours or the more, such as half and full marathon, muscle glycogen, liver glycogen, intramuscular fat and the fat from the adipose tissue are the main source that use। इनका एक बड़ा प्यारा चार्ट मिलता है, ठीक है, गूगल से आप सर्च कर सकते हो, PDF में आपको मिल सकता है, आप डाउनलोड करके रख सकते हो कि कौन सा सिस्टम किस एनर्जी को यूज़ करता है, अगर आपको ज़बानी याद ना रहे। लाइक वो इजी है रखने में भी, और आपकी क्लीनिंग में भी पड़ा हुआ अच्छा लगेगा। अगेन टाइप ऑफ एक्सरसाइज, देन मेन एनर्जी सिस्टम एंड मेजर एनर्जी फ्यूल यूज्ड। ये मैं पीछे बात कर चुकी हूँ, इसलिए मैं दोबारा यहाँ पे इनको रिपीट नहीं करूँगी। मैं जैसे यहाँ पे बात करती हूँ मॉडरेट हाई इंटेंसिटी लास्टिंग 60 to 90 मिनट्स एरोबिक, ठीक है। इसमें मसल ग्लाइकोजन, लीवर ग्लाइकोजन, ब्लड ग्लूकोज, इंट्रामस्कुलर फैट, एडिपोज टिश्यू यूज़ किए जाते हैं। ओके, बात पॉइंट्स आ गए इसमें। एक है
जो पहले 5 से 15 मिनट होते हैं ना, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट आपका मेन फ्यूल होता है, सही। एट टाइम गोज ऑन ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड टू द मसल एंड विल बी प्रोपोर्शनली लेस कार्बोहाइड्रेट एंड द मोर फैट, देन आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करें, स्ट्रेनस यानी कि रनिंग फास्ट करें, उसमें लैक्टिक एसिड बहुत जल्दी प्रोड्यूस हो जाता है और ये डिलीवरी होती है ऑक्सीजन की उस लेवल की नहीं रहती, तो लैक्टिक एसिड कंटिन्यू टू accumulate and very soon you feel the fatigue. If you start a distance race or training run too fast, you will suffer from the fatigue early and forced to be reduced your pace. अक्सर ये टेक्निक यूज़ भी की जाती है, आप लोगों ने देखी भी होगी। बहुत लंबी एक्सरसाइज होती है तो पहले नॉर्मल ही वॉक किया जाता है, पहले नॉर्मल ही चला जाता है, और बिल्कुल एंड जब रह जाता है, कोई आपका 1-2 किलोमीटर रह जाता है, तो फ़ौरन स्पीड तेज़ की जाती है, और क्योंकि वहाँ पर आपके पास हाई लेवल यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, एनर्जी पॉइंट्स जो से हैं वो हम यूज़ करते हैं फॉर आवर एक्टिविटी और परफॉर्मेंस। फटीग असल में तो हमारी पावर आउटपुट और स्पीड के लिहाज से लेके चलते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब हमारी इनपुट और आउटपुट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, वहाँ पे हमें फटीग होना शुरू हो जाती है। नॉर्मली लोग कहते हैं कि ये बिल्डअप होता है, लाइक आप कह लें लैक्टिक एसिड की वजह से हो रहा है, ठीक है, और लेकिन ठीक है, ये भी होता है। फटीग जो सबसे मेन चीज़ है किसी भी किसी भी एथलीट की लाइफ के अंदर, अगर तो उसको ऐसी डाइट नहीं मिल रही जिसमें उसके पास ग्लाइकोजन स्टोर मौजूद ना हो, मतलब वो वैसे फूड नहीं ले रहा है कि उसके पास ग्लाइकोजन स्टोर ना हो, ठीक है, और वो फिर वर्कआउट करता है, वो बहुत जल्दी फटीग फील करने लगा। उसका वाटर इनटेक इतना नहीं है तो वो फटीग फील करेगा, उसकी स्लीप इतनी नहीं है तो फील करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। जो रनर्स होते हैं वो ज़्यादा दूर तक नहीं भाग सकते, फुटबॉलर भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है, और बहुत हाई लेवल की जो एक्सरसाइज होती हैं, इवन कि जिम के अंदर भी हम थोड़ी देर वर्क करेंगे उसके बाद हम बिल्कुल काम हमारा लो हो जाएगा। द रेट ऑफ द लैक्टिक एसिड रिमूवल इन द ब्लड स्ट्रीम कैन नॉट कीप द पेस विद द रेट ऑफ द लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन, सो ड्यूरिंग द हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज लास्टिंग अप टू हाफ एन आवर there is a gradual increase in the muscle acidity which reduce the ability of the muscles to maintain the intense contraction. It is not possible to continue the high intensity exercise. Acute acid environment in your muscle can cause the cell death. अगर आप बहुत थक जाओ, फिर भी आप काम कर रहे हो, फिर भी आप चल रहे हो, फिर भी भाग रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है, आपके मसल डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान होता है किसी भी एथलीट के लिए। हमें अगर फटीग फील होना चाहिए तो अपनी एक्सरसाइज थोड़ी देर स्लो डाउन करें, थोड़ी रेस्ट करें, स्विच करें, स्ट्रेचिंग करें, ट्रेनिंग करें, और उसके बाद फिर वापस आएँ तो वो फटीग आपकी थोड़ी सी कम हो जाती है। फटीग एंड एरोबिक exercise. Fatigue during the moderation to high intensity aerobic exercise lasting more than 1 hour occur when the muscle glycogen store are depleted. ठीक है, मसल ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होता है, आपका जो मसल ग्लाइकोजन स्टोर होता है या वो डाउन हो जाता है। लीवर ग्लाइकोजन जो सी है वो ब्लड सप्लाई को तो इंक्रीज़ करती है, बट वो भी एक टाइम पे कम हो जाती है, उसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। बहुत सारे हमारे एथलीट होते हैं वो इसी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया की स्टेट में चले जाते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज ज़्यादा करनी कर रहे हैं और लेकिन उनका स्टोर कम है। और ड्यू टू द लो टू मॉडरेट ड्यूरिंग लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज लास्टिंग मोर देन 3 hours fatigue caused by the additional factor once glycogen store have been exhausted, the body switch to the aerobic lipolytic system where fat is able to supply most not all of the fuel for the low intensity exercise. Even if you slow your pace to be able to the energy supplied by the fat meet up the energy demand, other factor will cause you to fatigue. These include the rise in the concentration of the brain chemical serotonin, जो कि आपको ओवरऑल फीलिंग करवाता है टाइटनेस की, मसल डैमेज की, और नींद की कमी की फीलिंग हो रही होती है। आपकी नींद की कमी की वजह से ये सब चीज़ें फील हो रही थी। ये सारी चीज़ें जो सी एक एथलीट की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, अब हम डिले कैसे कर सकते हैं? अगेन वही बात, अच्छी फूड होगी, अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स होंगे तो उनका प्री मसल ग्लाइकोजन लेवल होगा तो उतना ही फटीग डिले होगी, ठीक है। और इसके अलावा से अगर हम स्ट्रेचिंग करें, हम थोड़ा सा रेस्ट दें बीच में, ये सारी चीज़ें भी फटीग को लो कर रही होती हैं, कम कर रही होती हैं। जो डिले फटीग है, ये टेक्निक्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत लेंथी भी हैं, इंशाल्लाह मैं आपको शेयर करूँगी। जो
नॉर्मली यूज़ की जाती हैं, लेकिन ये वो चीज़ है जो अवेलेबल है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आपको अकेडमी से जाके सीखनी पड़ती हैं, तो लाज़मी वहाँ पे भी इंटर्नशिप करें। की पॉइंट्स हैं, जल्दी जल्दी सबको पढ़ रही हूँ और उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर आपको कुछ डेज में मिल जाएगा। द बॉडी यूज द 3 मेन एनर्जी सिस्टम, द एटीपी, पीसी, द फॉस्फोजन सिस्टम, द एरोबिक ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम, द लैक्टिक एसिड सिस्टम, द एरोबिक सिस्टम which comprises the both glycolytic, carbohydrate and lipolytic system. The ATP PC system fuse maximum burst for the activity lasts up to the 6 seconds. Aerobic glycolytic provide the energy from the short duration high intensity exercise lasting from 30 seconds to the several minutes, and the muscle glycogen is the main fuel. The lactic acid production during the anaerobic glycolysis is the valuable fuel for the further energy production when energy intensity is reduced. The aerobic system provide the energy from the breakdown of the carbohydrate, fat, and the sub maximal intensity and prolonged exercise. Factors that influence the type of the energy system and the fuel usage are exercise intensity and duration, your fitness level, and your pre-exercise diet, जो कि बहुत important है. Then proportion of the muscle glycogen used for the energy increase with the exercise intensity and decrease with the exercise duration. For most activities lasting longer than 30 seconds, all three energy systems are used to generate or lesser extent. However, one system usually dominates. The main cause of the fatigue during the aerobic activities lasting less than 60 seconds is ATP and PC depletion. During activity lasting between the 30 seconds and 30 minutes, it is lactic acid accumulation and the muscle cell acidity. Fatigue during the moderate and the high intensity exercise lasting for longer than 1 hour is usually due to the muscle glycogen depletion. For event lasting longer than 2 hours, fatigue is associated with the low liver glycogen and the low blood sugar level. For most activities, performance is limited by the amount of the glycogen in the muscles. Low pre-exercise glycogen store led to the early fatigue, reduced exercise intensity, and reduced the training gains. Yes. Okay. ये हमारे यहाँ तक हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो रहा है. इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे हैं वो 2 से 3 टॉपिक बन सकते हैं. जैसे रिकॉर्डिंग होगी आई विल शेयर. थैंक यू सो वेरी मच. टेक केयर.